हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कविता गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर इन होम साइंस, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू से बोल रही हूँ। बच्चों, मैं बीए प्रथम वर्ष का गृह विज्ञान का द्वितीय पेपर फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ा रही हूँ। हम लोगों ने विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में अभी तक अध्ययन किया है। हम लोगों ने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने विटामिन्स के बारे में अभी तक अध्ययन कर लिया है। आज से हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं खनिज लवण का। खनिज लवण या अंग्रेजी में जिसे हम मिनरल सॉल्ट्स भी कहते हैं। मिनरल सॉल्ट्स हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से कम मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत ही आवश्यक होते हैं ये। पहली इसकी जो कुछ पहले हम देख रहे हैं, इसकी कुछ विशेषताएं क्या हैं। खनिज लवण जो होते हैं ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जबकि जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे वो ज्यादातर कार्बनिक पदार्थ थे, है ना, और विटामिन्स भी कार्बनिक पदार्थ थे। खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ हैं। ये हमारे शरीर के शरीर का जो कुल भार होता है उसमें 96% भाग पानी, कार्बोज, वसा और प्रोटीन से मिलने से बनता है और शेष 4 भाग खनिज लवणों का होता है। खनिज लवण क्योंकि ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जब इसको जलाया जाता है तो कार्बनिक तत्व तो जल जाते हैं, पर जलने के बाद जो राख बच जाती है वह खनिज लवणों की वजह से ही होती है। इसीलिए खनिज लवणों को राख या ऐश की संज्ञा भी दी जाती है। ये हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं, हालांकि इतनी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए अति आवश्यक होते हैं। हमारे भोजन में जो आहार्य खनिज है ये हमारे शरीर को आहार के साथ मिले हुए मिलते हैं और शरीर का पोषण करने में आवश्यक होते हैं। खनिज लवण भी हम इनको भी कई वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो शरीर के लिए होते हैं वो 5 हैं। ये हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम। बेटा इनको आप याद कर लीजिएगा कि ये 5 अति आवश्यक होते हैं। दूसरे जो है महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, वो हैं क्रोमियम, तांबा, आयोडीन, लोहा, मैग्नीज, जस्ता और सेलेनियम। इसके अलावा भी कुछ और सूक्ष्म मात्रा में जो चाहिए होते हैं हमें, वो हैं सल्फर, निकल, कोबाल्ट, फ्यूरिन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब ये जो चार्ट है बेटा, इसके अंदर देखिए शरीर में खनिज लवणों का जो वितरण है वो 3 प्रकार से देखा गया है। हमारे शरीर में जो पाए जाते हैं वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला तो यह है कि खनिज लवण स्वतंत्र रूप से कोशिकाओं में विद्यमान होते हैं, मतलब जिस रूप में है उसी रूप में कोशिकाओं में विद्यमान होते हैं। दूसरा, ये खनिज लवण हमारे शरीर में यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे क्या होता है कि आपस में 2 से अधिक खनिज लवण आपस में मिल जाते हैं और वो खनिज यौगिक बना लेते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड जो कि हमारे NaCl जिसको हम कहते हैं, हमारे नमक जिसको हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। कैल्शियम और क्लोरीन मिलकर कैल्शियम क्लोराइड बना लेते हैं। कैल्शियम प्लस फास्फोरस मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बनाते हैं। सोडियम प्लस फास्फोरस मिलकर सोडियम फॉस्फेट बनाता है। पोटेशियम प्लस फास्फोरस मिलकर पोटेशियम फॉस्फेट बनाते हैं। सोडियम प्लस ब्रोमीन मिलकर सोडियम ब्रोमाइड बनाते हैं। कैल्शियम प्लस ब्रोमीन मिलकर कैल्शियम ब्रोमाइड बनाते हैं। तो इस तरह से ये यौगिक के रूप में भी हमारे शरीर में उपस्थित हो सकते हैं। तीसरा जो इसका रूप होता है हमारे शरीर में वो है ये कार्बनिक तत्वों के साथ मिलकर, कार्बनिक तत्व जैसे कार्बोज, वसा और प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं और कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन जो हमारे रक्त में, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम होता है आयरन के लिए और ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन का रूप होता है। फास्फोरस प्लस प्रोटीन फॉस्फोप्रोटीन कहलाता है। फास्फोरस प्लस लिपिड फॉस्फोलिपिड कहलाता है। फास्फोरस प्लस ग्लूकोज प्लस लिपिड फॉस्फोग्लूकोलिपिड कहलाते हैं।
तो इस तरह से ये हमारे शरीर में 3 रूपों में पाए जाते हैं। अब खनिज लवण जो हैं उनकी जो मैंने आपको बताया था वर्गीकरण, उसमें ये बेटा 3 आपको वो दिख रही हैं कॉलम्स, लेकिन ये 2 ही हैं बेसिकली। देखिए पहला तो है मुख्य खनिज लवण। मुख्य खनिज लवण अपने 5 होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। इसमें ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, शेष जितने भी हैं वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में हमको चाहिए होते हैं। इसलिए ये क्योंकि एक ही रो में करने में बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने इसकी 2 रो बना दिए हैं। गौण खनिज लवण है, इन सबको आप नोट कर लीजिए और इनको आपको याद रखना है। मुख्य खनिज लवण बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों। अगर एग्जाम में आता है तो गौण में से कुछ के नाम भी आप अगर लिख देंगे तो पर्याप्त होगा, लेकिन मुख्य खनिज लवण के 5 के नाम लिखने आवश्यक हैं। ये हमारे शरीर में 2 प्रकार के कार्य करते हैं। पहला कार्य इनका जो है वो है निर्माणात्मक कार्य, मतलब किसी हमारे शरीर में विभिन्न भागों में ये निर्माण का कार्य में योगदान देते हैं। निर्माणात्मक कार्य जो हैं उनमें सबसे पहले हम देखते हैं अस्थि के निर्माण में। कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये अस्थियों के निर्माण का कार्य करते हैं। हमारे अस्थियां जो होती हैं हमारे शरीर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है आप जानते हैं, और इस कार्य को अगर कैल्शियम फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाए तो हमारी अस्थियों का निर्माण नहीं हो सकता, रिपेयर नहीं हो सकती और अस्थियों का आकार बिगड़ जाएगा। तो कैल्शियम और फास्फोरस के अतिरिक्त अन्य खनिज लवण भी अस्थियों के निर्माण में भाग लेते हैं। दांतों के निर्माण में विकास के लिए भी कैल्शियम और फास्फोरस अति आवश्यक होता है। ये उन्हें मजबूती और शक्ति प्रदान करता है, उनको स्वस्थ बनाए रखता है, निर्माण भी करता है और उनको स्वस्थ भी बनाए रखता है। तीसरा है पेशीय उत्तक और तंत्रिका तंतु। फास्फोरस तंत्रिका तंतुओं की रचना में सहायक होता है और तंत्रिका कोशिका के केंद्रक वाले भाग का मुख्य घटक है। कोशिकाएं प्रोटीन से बनी होती हैं। प्रोटीन में सल्फर नामक खनिज लवण उपस्थित होता है। कोशिकाओं से ही उत्तकों का निर्माण होता है। सल्फर और फास्फोरस पेशीय उत्तकों के निर्माण में सहायता करते हैं और इन्हें बल और शक्ति प्रदान करते हैं। फास्फोरस यकृत कोशिकाओं के निर्माण में भी योगदान देता है। अगला है हीमोग्लोबिन। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हीमोग्लोबिन में जो है ये आरबीसी के अंदर होता है। अपना लाल वर्ण जो होता है हमारे रक्त का, इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है और ये लाल रक्त कणिकाओं में विद्यमान होता है। इसमें इसके लिए हीमोग्लोबिन के लिए आयरन तो होना आवश्यक है ही। इसके अलावा कॉपर भी थोड़ी मात्रा में चाहिए और इसके अलावा बहुत अल्प मात्रा में कोबाल्ट भी होना चाहिए। कोबालामीन जो हमने पढ़ा था, विटामिन B12, उसमें थोड़ी सी मात्रा में कोबाल्ट होता है, इसीलिए आपको हमने पढ़ा था ना विटामिन B12 रक्त के निर्माण के लिए आवश्यक है। रक्त में तांबे की उपस्थिति के कारण ही इनमें चमक होती है रक्त कणिकाओं में। रक्त के अंदर लोहा, तांबा, कोबाल्ट के अतिरिक्त कैल्शियम भी उपस्थित रहता है और ये रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा रक्त के प्लाज्मा, रक्त की जो प्लाविका होती है, जो उसका तरल वाला भाग होता है, रक्त कणिकाएं जिस तरल में तैरती रहती हैं उसे प्लाज्मा कहते हैं। उसमें सोडियम और क्लोरीन भी पाया जाता है और ये हमारे शरीर का अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अलावा निर्माणात्मक कार्यों में देखें तो ये हार्मोन्स के निर्माण में भी सहायता करते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन नामक खनिज लवण का होना आवश्यकता है। इसकी कमी से व्यक्ति को गलगंड रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि हमारी सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती है। और थायमिन हार्मोन के निर्माण में, सल्फर और इंसुलिन के निर्माण में जस्ता का भी, जिंक जिसको हम कहते हैं, उसका होना भी आवश्यक है। फिर है आमाशयिक रस के निर्माण में। भोजन के पाचन के लिए आमाशय में एक प्रकार का जठर रस या आमाशयिक रस कहलाता है बच्चों। आमाशयिक रस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं का नाश करता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण के लिए क्लोरीन का होना आवश्यक है। तो क्लोरीन फिर एक मिनरल सॉल्ट हो गया।
तो ये कुछ कार्य हैं जो निर्माणात्मक कार्य हैं जो कि मिनरल सॉल्ट से होते हैं। इसके अलावा दूसरे श्रेणी के इसके जो कार्य होते हैं वो नियमन का कार्य है, रेगुलेटरी फंक्शंस है। ये कैसे हमारी बॉडी के सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। तो इसमें सबसे पहले है अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखना। खनिज लवण में रक्त का पीएच जो होता है, पीएच जो होता है वो 7.3 से 7.4 बना रहता है। खनिज लवण के कारण ही रक्त की अम्लीयता या क्षारीयता नहीं होती है। ये पाचक रसकों को भी पूर्णतः अम्लीय और क्षारीय बनने नहीं देते। मतलब जो इसका पीएच बैलेंस हमारी बॉडी का होता है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। फिर खनिज लवण हमारे हृदय की धड़कन को सामान्य बनाए रखने भी सहायक होते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम हृदय गति को सामान्य बनाए रखते हैं। फिर रक्त का थक्का जमाने में कैल्शियम की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसके बिना थक्का नहीं जम सकता, तो कैल्शियम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मांसपेशियों के संकुचन और प्रसारण के लिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन और फास्फोरस ये सब उचित मात्रा में होने आवश्यक होते हैं, तभी ये सही ढंग से कार्य कर पाती हैं। खनिज लवण शरीर के तरल द्रव्यों के ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम कहते हैं परिसार दाब, उसको भी बनाए रखते हैं। हमारे जैसे प्लाज्मा, लसिका, उत्तक द्रव्य। बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, परिसारिक दाब क्या होता है कि जब हाई कंसंट्रेशन की चीज, जैसे कोशिका के बाहर तरल भरा हुआ है, वो कोशिका के अंदर कैसे जाएगा, ये परिसारक दाब की वजह से जाता है। इसको सबसे सिंपल टर्म्स में अगर आपको समझाना चाहूं तो आप देखिए कि अगर हम किशमिश को पानी के अंदर भिगो देते हैं तो वो कुछ ही घंटों के अंदर पानी उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और वो फूल जाती है। ये परिसारक दाब की वजह से ही होता है। समझ में आया बच्चों? तो आप इतना समझ लीजिए कि परिसारक दाब की वजह से हमारे जो तरल में हमारे शरीर में कोशिकाओं और प्लाविका के बीच में जो लेन देन चलता है, लसिका के बीच में, ये सब परिसारक दाब के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये उसको नियंत्रित करते हैं हमारे खनिज लवण। फिर ये हमारे नाड़ी संस्थान, मतलब हमारे तंत्रिका तंत्र, जो हमारे मस्तिष्क और मस्तिष्क से निकली हुई तंत्रिकाएं जो हमारे पूरे शरीर को मेंटेन करके रखती है, उसको मॉनिटर करती है, उसको बनाए रखने के लिए सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस आवश्यक होते हैं। और ये हमारी संवेदन शक्ति को भी कायम रखते हैं, ये सारे मिलकर। सोचो अगर अपनी त्वचा में भी कहीं जल भी जाता है, थोड़ी देर के लिए भी वहां की सेंसेशन खत्म हो जाती है तो हमको कैसा फील होता है। पैर सो जाता है तो हमारे संवेदना खत्म सी हो जाती है तो हमें कितनी दिक्कत होती है। तो ये उस संवेदना को बनाए, सामान्य हमारे संपूर्ण शरीर की संवेदना को बनाए रखने में मदद करता है। फिर खनिज लवण भोजन के उपापचयन में भी सहयोग करते हैं। ये हमारे शरीर में कोशिकाओं और तरलों को उत्तेजित करते हैं, जिससे पौष्टिक तत्व शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। फिर ये हमारे शरीर में जल संतुलन को भी बनाए रखने में सहयोग करते हैं। और इसके अलावा खनिज लवण हमारी विभिन्न प्रकार की एंजाइम्स की क्रियाओं के लिए भी आवश्यक हैं। ठीक है बच्चों, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि खनिज लवण की जैविकीय उपलब्धता, मतलब हम लोग भोजन में ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए उपलब्ध हैं अथवा नहीं, या हमारा शरीर इनका अवशोषण कर पा रहा है अथवा नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि हमारे शरीर में बहुत से कारक हैं जो इसके अवशोषण को प्रभावित करते हैं। पहली चीज है, इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं खनिज लवण का रासायनिक संगठन। ठीक है ना, रासायनिक संगठन जैसे बच्चों समझो कि आयरन है। आयरन जो है वो हमें प्राणिज स्रोत से भी मिलता है और वानस्पतिक स्रोत से भी मिलता है। जैसे आयरन जो होता है, जब हम वानस्पतिक स्रोत से लेते हैं
तो उसका अवशोषण उतनी अच्छी तरह नहीं हो पाता जितना कि प्राणिज स्रोत से होता है। हालांकि दोनों ही हम आहार में ले सकते हैं, लेकिन प्राणी स्रोत वाला तुरंत अवशोषित हो जाता है और हमारा जो वानस्पतिक स्रोत पेड़ पौधों से, हम सब्जियों से जो खाते हैं, वो कम उपलब्ध होता है। इसी तरह से जब विटामिन सी इसके साथ लिया जाए, जिस आहार के अंदर हम आयरन ले रहे हैं उसमें विटामिन सी भी होता है, तो वो उसके अवशोषण को बढ़ा देता है। इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया था कि विटामिन सी जो होता है लौह तत्व के अवशोषण में मदद करता है। फिर खनिज लवण का रासायनिक संगठन से समझ में आ गया आपको। अब भोजन में उपस्थित अन्य कारक, जैसे आपको बताया विटामिन सी। फिर व्यक्ति की आवश्यकता, व्यक्ति की आवश्यकता कितनी है, मतलब किसी भी पोषक तत्व की हमारे शरीर को कितनी आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता होगी, हमारे शरीर के अंदर ये मैकेनिज्म है कि जितनी आवश्यकता होती है हम उतना ही अवशोषण करते हैं। और इसके अलावा शरीर में इसकी कितनी मात्रा संग्रहित है। बहुत से ऐसे वो होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर अगर आवश्यकता से अधिक संग्रहित हो गए तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे आयरन कितना आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में ये हमारे शरीर के लिए सुरक्षित नहीं है। तो इसी आधार पे हमारे शरीर के अंदर एक मैकेनिज्म है जो कि जितनी आवश्यकता होती है उसका उतना ही अवशोषण करता है। कुछ हमारी आहार में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो कि भोजन की उपलब्धता या अवशोषण को कम कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए साबुत अनाज के अंदर उपस्थित फाइटेट जो होता है, ये कैल्शियम, आयरन और जिंक के अवशोषण को कम कर सकता है। नाइट्रेट अगर उपस्थित है तो आयोडीन का अवशोषण नहीं हो पाता। इसी तरह से पालक के अंदर जो ऑक्जेलेट प्रेजेंट होता है उसकी वजह से ये कैल्शियम को रोक लेता है, कैल्शियम को अवशोषित नहीं होने देता है। इसी तरह से कोई एक प्रकार का खनिज लवण ज्यादा हो जाता है तो दूसरे खनिज लवण का अवशोषण नहीं होने देता। जैसे कि जब अत्यधिक मात्रा में आहार में आयरन उपस्थित हो तो जिंक का अवशोषण नहीं हो पाता, जिंक के अवशोषण को बाधित करता है। तो ये अगर जिंक की कमी हो रही है बॉडी में तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसकी जैविकीय उपलब्धता भी भिन्न भिन्न होती है। अब मैंने आपको ये चार्ट बेटा वैसे ही दिया है, कौन कौन से खनिज लवण अपने बॉडी के लिए आवश्यक हैं, उनका महत्व क्या है, उनके स्रोत क्या है और उनकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं। इस चार्ट को यहाँ आप वीडियो को हॉल्ट कर लीजिए और इस चार्ट को कॉपी कर लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए, तो आपको खनिज लवण के, विभिन्न खनिज लवणों के नाम भी याद हो जाएंगे। ये बच्चों, ये जो चार्ट है ये हमेशा ध्यान रखिए, आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, जीके का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आपके लिए ये बहुत कंसाइज फॉर्म में दे रखा है। ये एक पेज पर बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 पेज में बांटकर इसको आपको दिया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए बेटा, और इनकी अंग्रेजी के नाम भी याद कर लीजिएगा। कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा को हम आयरन कहते हैं, मैग्नीशियम अंग्रेजी का ही है, अंग्रेजी हिंदी सेम है। गंधक सल्फर होता है, तांबा कॉपर होता है, जस्ता आपका जिंक होता है, कोबाल्ट आप लोग जानते हैं, कोबाल्ट भी अंग्रेजी का नाम है, आयोडीन, क्लोरीन, सोडियम और पोटेशियम, ये कुछ वो हैं। अगली कक्षा में देखो बच्चों, इनके संक्षिप्त नाम आपको इस अंतिम चित्र में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। जिंक का Zn है, कैल्शियम का Ca है, Fe सेलेनियम का है ना, तो P जो है वो फास्फोरस के लिए, Na सोडियम के लिए। आप इनको सबको एक एक जब हम पढ़ाएंगे तब मैं आपको फिर से बताऊंगी भी, पर आप इसको याद रखिएगा। बच्चों ये वीडियो देखिए, इसके साथ में जो आपको मैं PDF नोट्स भेजूंगी इसको पढ़िए। आप लोग कोई भी समस्या आती है, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप ये वीडियो पूरा देख लें तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हमारे चौमू महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं वो अपना नाम और सेक्शन और क्लास जरूर से लिख दें, जिससे मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर सकूंगी। इसके अतिरिक्त आप लोग ये वीडियो देखने के साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास तुरंत सूचना आ जाएगी।
अब बच्चों अगली क्लास से हम लोग एक एक मिनरल सॉल्ट अलग अलग अध्ययन करेंगे। उसमें आपको मैं बताऊंगी कौन से मिनरल सॉल्ट का क्या स्रोत होते हैं, क्या फायदे हैं और उनके कार्य क्या है, कमी से क्या होता है। ओके बच्चों, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।